हेलो फ्रेंड्स, आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेंस आंसर राइटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी जो आपके लिए काफ़ी हैंडी होंगे मेंस एग्ज़ाम के टाइम पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं कि मुख्य परीक्षा के समय उत्तर हम कैसे लिखें। उससे पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो समझनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि जब आप मेंस का एग्ज़ाम लिखते हैं या फिर जब आप पीसीएस या फिर यूपीएससी कोई भी आप सिविल सेवा परीक्षा जो आप लिखते हैं उसमें आपकी मेहनत और सफलता के बीच में कोई अनिवार्य संबंध नहीं होता। मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि अधिक मेहनत करने वाला जो इंसान है, जो स्टूडेंट है, वो सफल ही हो जाएगा और कम मेहनत करने वाला जो स्टूडेंट है वो सफल नहीं होगा। सफलता और मेहनत के साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो यहाँ पे आपके फाइनल रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसमें से ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उत्तर लेखन शैली, यानी कि आंसर राइटिंग। तो जिस टाइम पे कोई भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो उसको तो नहीं पता ना कि आपने कितनी मेहनत की है। वो तो आपका जो कॉपी है उसको देख के ही आपको मार्क्स देगा, राइट। तो ये जो एग्जामिनर जो आपकी जो कॉपी जो चेक करता है वो इसी आधार पर करता है कि आपने उसको लिखा कैसे है। अगर आपके आंसर्स प्रभावी होंगे तो आपको अच्छे नंबर देने पे मजबूर, वो जो एग्जामिनर है वो मजबूर हो जाएगा। और यदि आपके आंसर्स पे दम नहीं है, भले ही आपने कितनी भी मेहनत क्यों ना हो की हो, भले ही आपके पास कितना ही नॉलेज क्यों ना हो, आपको जो है ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपकी सफलता या विफलता में तैयारी की भूमिका 50% से अधिक नहीं है। रेस्ट जो है वो 50% जो भूमिका है वो इस बात पे है कि परीक्षा के जो 3 घंटे होते हैं वहाँ पे आपने कैसा डिलीवर किया है। वहाँ पे आपने कितने प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं, किस क्रम में लिखे हैं, बिंदुओं में लिखे हैं कि पैराग्राफ बनाकर लिखे हैं, डायग्राम्स यूज़ किए हैं, मैप्स बनाए हैं कि नहीं, या फिर आपने साफ सुथरी हैंड राइटिंग में लिखा है कि नहीं। इन सब चीज़ों में ये सारे जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपने अपने उत्तरों में तथ्य एवं विश्लेषण का समुचित अनुपात रखा है कि नहीं, ये सभी वे प्रश्न हैं जो आपकी सफलता या विफलता में कम से कम 50% कंट्रीब्यूट करते हैं। और सबसे जो बात यहाँ पे है वो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैं देखती हूँ, दे एक्चुअली डोंट प्रैक्टिस मच व्हेन इट कम्स टू मेंस आंसर राइटिंग। तो प्रैक्टिस इज़ द की। ये सारी चीज़ें तभी आएंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि नॉलेज तो हम गेन कर लेते हैं पढ़ के, हम उसको डिलीवर कर पाते हैं कि नहीं विद इन दैट 3 आवर टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का जो ये वीडियो है उसमें मैं आपको वही बताऊंगी कि किस तरह से हम खुद के जो आंसर राइटिंग जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो उत्तर लेखन जो शैली है, जो आंसर राइटिंग जो शैली है, उसके कुछ स्टेजेस हैं। अगर आप सबसे पहली बार लिख रहे हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है, तो जस्ट फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस व्हेन यू आर राइटिंग। आपको चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। तो जब आप कोई भी क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो सबसे पहले तो आपको प्रश्न को समझना बहुत ही आवश्यक है और अपनी सुविधा अनुसार उस प्रश्न को आप बहुत सारे पार्ट्स में, बहुत सारे टुकड़ों में बांट सकते हैं। अब इससे मेरा क्या मतलब है कि कई बार इस तरह से लैंग्वेज में फ्रेम किया रहता है क्वेश्चन कि हम उसको सही से समझ नहीं पाते पहली बार के रीडिंग में। तो इट्स वेरी मस्ट कि आप 2-3 बार उसको रीड करें। कई बार गूढ़ होती है चीज़ें। तो किसी भी प्रश्न को ठीक से समझने के लिए मेनली आपको 2 बातों पे ध्यान देना होगा। सबसे पहला ये कि प्रश्न के अंत में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, और दूसरा ये कि प्रश्न के कथन में कितने तार्किक हिस्से विद्यमान हैं और उन सभी का आपस में संबंध क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा होगा क्वेश्चन जो होते हैं उसके लास्ट में लिखा रहता है एक्सप्लेन, क्रिटिकली एनालाइज, विवेचन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, प्रकाश डालिए, व्याख्या कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, परीक्षण, निरीक्षण, समीक्षा, आलोचना, समालोचना, वर्णन, विवरण, स्पष्ट कीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं क्वेश्चन के एंड में होते हैं। तो जब आप इन वर्ड्स को समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपका क्वेश्चन का डिमांड क्या है। अब हम कैसे समझेंगे, मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि कुछ शब्द हैं, व्याख्या, वर्णन, विवरण, स्पष्ट कीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए, प्रकाश डालिए। ये जितने भी शब्द आपको प्रश्न के अंत में मिलेंगे, इन सब का जो मतलब है, जो आशय है, वो एक समान सा होता है। ऐसे प्रश्नों में जो भी स्टूडेंट है उनसे सिर्फ इतनी अपेक्षा होती है कि वो पूछे गए प्रश्न से संबंधित जानकारियाँ सरल भाषा में व्यक्त कर दें। वर्णन एवं विवरण वाले प्रश्नों में तथ्यों की गुंजाइश जो है वो ज़्यादा नहीं होती। जबकि जो व्याख्या कीजिए, प्रकाश डालिए या स्पष्टीकरण दीजिए वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसे में आपको सरल भाषा में समझाते हुए लिखने की आपसे अपेक्षा की जाती है।
तो ये जो होते हैं वर्णन व्याख्या, यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिंपल लैंग्वेज में आपको जो पूछ रहा है वो आपको एक्सप्लेन करना होता है। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, जैसे कि अब है आलोचना, समीक्षा, समालोचना, परीक्षा, परीक्षण, निरीक्षण, दोष गुण विवेचन, इंग्लिश में कहूँ तो क्रिटिकली एनालाइज। तो क्रिटिकली एनालाइज, एग्जामिन, ये सारे जो वर्ड्स आते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये जितने मैंने आपको वर्ड्स बोले आप इसको एक कैटेगरी में रख सकते हैं। यहाँ पे ये होता है कि ऐसे प्रश्न में उम्मीदवार से किसी भी तथ्य या कथन की अच्छाइयों और बुराइयों की गहरी समझ होने की अपेक्षा की जाती है बाय एग्जामिनर। तो आलोचना शब्द से जब हम पहली बार क्रिटिसिज्म या आलोचना सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि हमें निगेटिव यानी नकारात्मक बातें करनी है, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको ये नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बातें लिखनी होती है। आपको आलोचना का अर्थ ये होता है कि आप गुण और दोष दोनों पर ध्यान दें। मोटे तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, जब आपसे पूछा जा रहा है कि समीक्षा कीजिए, समालोचना, परीक्षा, परीक्षण, ये सारे शब्द अगर है तो यहाँ पे आप अच्छे और बुरे पक्ष का जो अनुपात है, मतलब अच्छाई और बुराई वाली जो बातें बताएंगे 50-50 बताएंगे। आपने अच्छाई बताई, फिर आपने बुराई भी बताई। जबकि जब आपसे पूछ रहा है क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिसाइज काइंड ऑफ, अगर वर्ड्स आपसे पूछ रहे हैं आलोचना वाले प्रश्न, तो यहाँ पे जो रेशियो है आपका अच्छाई और बुराई का वो 70 to 75% के आसपास आप रख सकते हैं। बट जब क्रिटिकली एनालाइज, एग्जामिन कहता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको सिर्फ निगेटिव बातें लिखनी है, नहीं। 50% रेशियो रखिए, 60-70 ऐसे करके आप रेशियो रखिए और तब आप उसको डिफाइन कीजिए। उसी तरह से एक और वर्ड होता है जो प्रश्न के लास्ट में होता है, वो होता है मूल्यांकन, आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो यहाँ पे मेनली ये अपेक्षा की जाती है कि पूछे गए विषय का जो सर्वकालीन या जो वर्तमान महत्व है आप उसको रेखांकित करेंगे, उसकी कमियां भी बताएंगे और अंत में स्पष्ट करेंगे कि इस कथन या वस्तु की जो उपयोगिता है वो कितनी है। तो मूल्यांकन से पहले अगर आलोचनात्मक लिखा है या फिर नहीं भी लिखा है तो भी आपको जो आलोचना है वो करनी ही होगी। तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें देख ली, 3 वर्ड्स जो आपके क्वेश्चन के एंड में होते हैं, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को समझने में मदद मिलती है। और तब जो है आप अपनी सुविधा के अनुसार क्वेश्चन को जो है वो पार्ट्स में बांट लेते हैं, तब आप उसको लिखना शुरू करते हैं। दूसरी चीज़, एक और चीज़ होती है कि उसकी रूपरेखा कैसे तैयार करें, उसका स्ट्रक्चर, उसका स्केलेटन कैसे बनाएं। तो देखिए ये बहुत मुश्किल होता है, अगर आप पहली बार लिख रहे हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है, आपको प्रैक्टिस करना होगा। पर बहुत सारे लोग जो भी टॉपर्स होते हैं या जो लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, आपने देखा होगा अगर वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तभी उन्होंने दिमाग में एक ढांचा बना लिया कि उनको किस तरह से आंसर करना है। जब आप पहली बार लिख रहे हैं तो एक तरह से साइनॉप्सिस जो है वो आपको तैयार करना होगा। कि वैसे भी अब मैंने एक और वीडियो बनाया है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको वहाँ पे थोड़ा सा इंसाइट मिलेगा कि स्ट्रक्चर, किसी भी आंसर की जो रूपरेखा है वो कैसे तैयार की जाती है। तो सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, फिर आप क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, समझ लिया, उसको अपने पार्ट्स में बांट लिया, तो बॉडी पार्ट में उसी को आपको आंसर करना है एंड देन आप कंक्लूजन लिखते हैं। तो ये हमने रूपरेखा तैयार कर ली कि हमें किस तरह से इसको फ्रेम करना है दिमाग में। अब थर्ड पार्ट है एग्जीक्यूशन का, अब हम लिखते हैं एक्चुअल में, आप आंसर्स जो है वो अभी आप लिखेंगे। तो लिखने की 2-3 चीज़ें हैं कि बहुत सारे लोगों को ये होता है कि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो मुझे मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे, ऐसी बात नहीं होती है। इट्स नॉट अबाउट हैंड राइटिंग, इट्स अबाउट कि आप साफ लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। अगर आपकी हैंड राइटिंग गंदी है तो मेक श्योर कि आपके 2 वर्ड्स के बीच में स्पेसेस ज़्यादा हों, तो वो दिखेगा कि आपने लिखा क्या है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो मेक श्योर कि आप पैराग्राफ में लिखने से बचें, आप पॉइंट्स में लिखना शुरू करें। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपकी हैंड राइटिंग कितनी अच्छी है नहीं है, इट्स व्हाट मैटर इज़ कि आप साफ लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, क्लियर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, जो एग्जामिनर है वो अच्छे से उसको पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है, और जितनी चीज़ें आपने रूपरेखा तैयार की आप उसको विद इन द टाइम पीरियड उसको आप डिलीवर कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। चौथा जो चरण होता है वो ये होता है कि आपका जो प्रस्तुतिकरण है, जो प्रेजेंटेशन है आंसर का, उसको थोड़ा सा आकर्षक बनाना, अट्रैक्टिव बनाना। क्योंकि जो एग्जामिनर है वो बहुत सारी कॉपीज़ देखेगा, उतनी सारी कॉपीज़ में आपकी कॉपी कैसे स्टैंड आउट होगी, जब वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव होगी, जब आपने वहाँ पे थोड़ा सा इनोवेशन, क्रिएशन, थोड़ा सा आपने अपना वो होता है ना एक टच डाला होगा कि दिस इज़ माई कॉपी, ये कुछ है जो मैंने अलग किया है। तब तक नहीं करेंगे तब तक आपको एवरेज से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये हम कैसे कर सकते हैं समझते हैं अगले स्लाइड्स में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कुछ पॉइंट्स हैं जो आप हमेशा याद रखें मेंस आंसर राइटिंग करते टाइम। वो ये है कि कोई भी जो आपको आंसर है वो आप पूरा दें।
सो नहीं कि आपसे, मैंने आपको कहा ना कि आपको प्रश्न को जो है वो पार्ट्स में बांट लेना है। तो जब आप प्रश्न को पार्ट्स में बांट लेते हैं तो आपको कोई भी चीज़ जो है वो छूटता नहीं है। दैट इज़ द बेसिक एडवांटेज कि मैं क्यों कह रही हूँ आप प्रश्न को बांटें। तो इस तरह से जो कोई भी क्वेश्चन है उसको आप कंप्लीट आंसर दे पाएंगे। लाइक 360 एनालिसिस, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात है कि आपको कुछ कीवर्ड्स जो है वो यूज़ करनी चाहिए। लाइक अगर आपने कुछ लिखा है अपने आंसर्स में जो आपको लगता है आपने बहुत अच्छा लिखा है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोट किया है किसी को, तो आप चाहे तो उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, बट दे आर सर्टेन कीवर्ड्स जो आपको यूज़ करने चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एग्रीकल्चर है, इन्वायरमेंट है, आपको पता है इससे सवाल आते हैं, तो अच्छा ना हो कि हम पहले से एक दो लाइन्स जो हैं, जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा है व्हाट वी डू टू नेचर इज़ अ मिरर इमेज ऑफ व्हाट वी आर डूइंग टू आवरसेल्व्स, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कोट्स हैं जो काफ़ी हैंडी होते हैं, तो आप उनको पहले से एक फोल्डर के तौर पे तैयार कर लें। एग्जाम के टाइम पे आपको ज़्यादा सोचना नहीं होगा, आपने टॉपिक देखा, आपके दिमाग में स्ट्राइक किया, अच्छा यहाँ पे मैं ये कोट यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ये कीवर्ड यूज़ कर सकता हूँ, तो ये कलेक्शन आपके पास पहले से होना चाहिए। तीसरी चीज़ है दैट सब्सटेंटिएट योर आंसर, मतलब जो भी चीज़ें आप अपने आंसर्स में लिख रहे हैं वो बनावटी नहीं होनी चाहिए। वो ऐसा लगना चाहिए कि आपको नॉलेज है, आप अच्छे से पढ़े हुए हैं उन चीज़ों को। तो आप क्या देंगे, एक एविडेंस देंगे, डेटा देंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स देंगे, सिचुएशंस देंगे, तभी आपका जो आंसर है वो लगेगा कि हाँ बनावटी बातें या फिर दुनिया जहान की बातें नहीं हो रही है, दिस इज़ एक्चुअली फैक्ट। चौथी चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताई, दैट इज़ प्रेजेंटेशन। आपका आंसर जो है वो नीट होना चाहिए। आप हेडिंग्स देंगे, सब हेडिंग्स देंगे, टेबल्स बनाएंगे, एक प्रॉपर गैप रखेंगे, तब आपका पेपर जो है वो अच्छा लगेगा। फोर्थ पॉइंट इज सिंपल लैंग्वेज। ज़्यादा फ्लावरी या फिर डेकोरेटिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। लैंग्वेज में हमेशा ही ध्यान रखिए कि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, लैंग्वेज सिंपल हो, हैंडराइटिंग आपकी क्लियर हो, कंप्लीट हो, कंसाइज हो। जार्गन्स जो होते हैं या फिर जो फ्लावरी लैंग्वेज होते हैं, फ्रेजेस जो होते हैं, वो सारी चीज़ें आप यूज़ करने से बचें, क्योंकि समटाइम्स ऐसे हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा लिख के आए हैं, पर वी नेवर नो जो एग्जामिनर है वो उस चीज़ को कैसे लेता है। तो कोशिश करें आंसर को सिंपल रखें, वेदर इट बी हिंदी और इंग्लिश। और जो लोग हिंदी में लिखते हैं श्योर करें कि आप हिंदी के शब्द ही यूज़ करें। बहुत पेपर हिंदी के मार्क्स इसलिए भी कटते हैं क्योंकि हिंदी के वर्ड्स जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह पे आप अंग्रेजी के ही शब्द यूज़ कर देते हैं, जिस वजह से मार्क्स नहीं मिल पाते। एंड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, अगर आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि उसकी स्पेलिंग बिल्कुल ही सही हो। स्पेलिंग मिस्टेक आप अफोर्ड नहीं कर सकते व्हेन यू आर एक्चुअली राइटिंग मीन्स आंसर राइटिंग। एक और प्रश्न जो है वो बार बार पूछा जाता है मेरे से कि पॉइंट्स में लिखें या फिर पैराग्राफ में लिखें, तो इसका थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी कि किस चीज़ में लिखना आपके लिए बेटर होगा। तो देखिए इसका कोई आंसर ना यस या नो में नहीं दिया जा सकता, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, किस तरह का क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन जो वहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आपको अगर उदाहरण के तौर पे समझाने का प्रयास करूँ तो आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान घटने वाली सबसे महत्वपूर्ण 5 घटनाएं कौन सी थी, तो इसके उत्तर में बिंदुओं का जो प्रयोग करना है, जो पॉइंट वाइज जो फॉर्मेट है, वो ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि इस तरह से आप सारी चीज़ों को जो है वो कवर कर लेंगे। लेकिन यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जहां महात्मा गांधी जाति व्यवस्था की कुरीतियों पर गंभीर चोट नहीं कर सके, वहीं डॉक्टर अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर मूल प्रहार किया, स्पष्ट कीजिए। अब इस तरह का जो प्रश्न है इसमें डायरेक्ट जो है वो आपसे अपेक्षा की जा रही है कि उत्तर का जो पहला पैरा होगा वो महात्मा गांधी से संबंधित होगा, दूसरा पैरा जो होगा वो डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित होगा। तो इस तरह से आप दो पैरा में दोनों को आप बांट देंगे और तब आप बहुत अच्छे बेटर तरीके से लिख सकते हैं। तो ये होता है कि ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। एंड वन मोर थिंग कि ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी डिपेंड करता है, बिकॉज आई हैव सीन फ्यू स्टूडेंट्स कि वो पैराग्राफ बहुत अच्छा लिखते हैं, तो जस्ट बिकॉज किसी ने आपको कह दिया कि आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो वो शिफ्ट करना चाहते तो ना करें। अगर आपका वहाँ पे ईज़ है, आप पैराग्राफ फॉर्मेट में ज़्यादा बेहतर तरीके से लिखते हैं, तो प्लीज़ स्टिक टू दैट, आपको चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ड काउंट। जैसे कि हम यहाँ पे बीपीएससी की बात करें तो मैं आपको बीपीएससी का बता दूँ, यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड काउंट जैसा कोई सिस्टम है नहीं, बट इतना है कि आपको 4 पेजेस एटलीस्ट लिखने हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मार्क्स है वो एवव एवरेज आए। लोग 3 पेज भी लिखते हैं, 2 पेज भी लिख के छोड़ देते हैं। वो वैसा तब होता है जब कोई भी इंसान इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन पे ज़्यादा वर्क नहीं करता। अगर आप ये दोनों चीज़ पे वर्क करेंगे तो आपके 4 पेजेस होंगे। तो कोशिश करें जब आप बीपीएससी का आंसर लिख रहे हैं तो 4 पेज 3 पेज तो ज़रूर ही लिखें।
एंड ये सारी चीज़ें तब तक व्यर्थ है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, डेली लिखें, डेली लिखें, उसको आप लोगों को दिखाएं। कोई आपका मेंटर है, आप उसको बोले कि वो देख के आपको बताए कि कहाँ पे कमी है। कोई आपका सीनियर है, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। हमारा खुद आंसर राइटिंग सेशन चलता है, आप वहाँ अपनी कॉपीज़ भेज सकते हैं। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये सारी की सारी बातें कोई मायने नहीं रखती हैं। अब मैंने एक और चीज़ यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए की है कि जो हमारा बीपीएससी के एग्ज़ाम में 2 जीएस पेपर होता है, जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2। तो जीएस पेपर 1 के जो टॉपिक्स होते हैं उसको कैसे आंसर करें, या जीएस पेपर 2 के जो टॉपिक्स होते हैं उसको कैसे आंसर करें, मैं आपको सेपरेटली बताऊँगी। तो जैसे जीएस पेपर 1 में आपसे जो टॉपिक्स इसमें पूछे जाते हैं वो इंडियन हिस्ट्री से होते हैं, कल्चर, हेरिटेज, ये सारे होते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन बी में जो होता है वो करंट का टॉपिक होता है, जिसमें मेनली करंट अफेयर्स होते हैं, और ये इंटरनेशनल रिलेशन और भी होते हैं, पर मेनली आईआर के सवाल होते हैं। तो जब आपसे हिस्ट्री, कल्चर का जो सवाल पूछा जाए तो आप कोशिश करें टू द पॉइंट आंसर करने की। जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है, टाइमलाइंस है, उन सबको आंसर करने की, उसको परफेक्ट, यहाँ पे आप मिस्टेक नहीं कर सकते। जिस स्पी में हुआ है आपको वही स्पी लिखना है, और जो आपके क्वेश्चन का डिमांड है आप उस अनुसार, उस अकॉर्डिंगली ही आंसर करें। अगर आईआर के इस प्रश्न की हम बात करें तो इसको आप हमेशा ही करंट से ज़रूर जोड़ें। जो भी आईआर का सवाल है, रीसेंट डेवलपमेंट जो हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ज़रूर ही उसको करंट से लिंक करें। जो भी हाईलाइटेड टर्म्स है जो न्यूज़पेपर में यूज़ हुए हैं, वो हाईलाइटेड टर्म्स को अपने आंसर में इंक्लूड करने की कोशिश करें। एंड मैप इज़ मस्ट। अगर आपने आईआर के सवाल में मैप नहीं बनाया, मीन्स आप एवरेज मार्क लेके आएंगे। तो मैप बहुत इंपॉर्टेंट है आईआर के सवाल में। जीएस पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपसे पॉलिटी, जो सेक्शन ए में पूछा जाता है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस। तो यहाँ पे आपको जो सुप्रीम कोर्ट के जो इंपॉर्टेंट वर्डिक्स हैं वो सब दिमाग में रखें, ताकि आप अपने आंसर में उसको कंक्लूड कर सके। जो आर्टिकल्स हैं वो सब अपने दिमाग में रखें। रिलेवेंट कोर्ट्स, जो भी पर्सनैलिटीज़ है मेजर, उनसे उनके कोर्ट्स आपको रखने हैं दिमाग में, ताकि आप कंक्लूजन में इसको यूज़ कर सके। जो भी नई पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं, सर्वेज हैं, रिपोर्ट्स हैं, फाइंडिंग है, डेटाज हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आपको कहा फोर्डर पॉइंट के तौर पे, जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको वो यूज़फुल होगा। जो हमारा सेक्शन बी है उसमें आपको इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर इकोनॉमिक्स की मैं बात करूँ तो जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है वो आपको बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए, खास करके बिहार का इकोनॉमिक सर्वे तो और भी। क्योंकि मान के चलिए आपसे पॉवर्टी पे ही सवाल पूछा, आपने ये मेंशन कर दिया कि एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार दिस 2020 to 21 33.7% पीपल इन बिहार आर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो आपने कहाँ से लिया, आपने डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे के डेटा को कोट किया, तो आपका आंसर क्या हुआ, फैक्चुअल बना। लगता है कि हाँ आपने पढ़ाई की है। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस कि आपको इकोनॉमिक सर्वे के जो डेटाज एंड फिगर्स है वो याद होने चाहिए। उसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेज हैं जो यूज़ किए गए हैं इकोनॉमिक सर्वे में, तो आप उसको याद रखें। जैसे कि हमारे बिहार इकोनॉमिक में है कि बिहार सरकार चाहती है कि हर भारतीय के थाली में हमारा जो बिहारी जो व्यंजन है वो पहुँचे। तो ये क्या है, एक लाइन है। उसी तरीके से मोदी इकोनॉमिक्स, थाली इकोनॉमिक्स, ये सारे कुछ कुछ फ्रेजेस हैं जो यूज़ में आते रहते हैं। हर इकोनॉमिक समय में कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम सीखते हैं। तो ये सारे वर्ड्स आपको याद होने चाहिए, अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको यूज़ करें। ग्लोबल रैंकिंग, जैसे अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स से सवाल बना तो आपको पता होना चाहिए हमारा ग्लोबल रैंकिंग क्या है। एंड स्कीम्स एंड पॉलिसी फॉर ऑब्वियस। अब हम बात करते हैं इसी में सेक्शन बी में ही ज्योग्राफी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास चांस होता है फुल ऑन मैप बनाने का, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, ज़रूर ही बनाएं। अब सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पे मेनली टेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, इस सब से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इस बार इन्होंने सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से भी सवाल पूछा था 65th में। तो यहाँ पे जब टेक्नोलॉजी की बात करें तो अगर आपको फिगर्स याद हैं उस टेक्नोलॉजी के, तो मेक श्योर कि आप उससे फिगर बनाएं। जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी से पूछा आपसे सवाल, तो जो उनका जनरेशन है, जनरेशन 1 2 3, आप उसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपका आंसर जो है वो बहुत अच्छा दिखेगा। और जो भी इनोवेशन मल्टीपल अभी हुआ है रिसेंट में, आप उसको रिसेंटली
ऐड कर दें। जैसे कि आपने न्यूक्लियर से सवाल पूछा, तो आप न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बता सकते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन से जो अभी एक फ्रांस में जो ITFR करके प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेंट है, आप उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर जो है थोड़ा सा लगेगा कि आप एक अपडेटेड पर्सन है। अगर मैं बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट की बात करूँ, तो जो भी अभी रिसेंट फेनोमेना हुआ है आप उसे ज़रूर ऐड करें। जैसे कि 65 में फॉरेस्ट फायर से पूछा था, वो बुश फायर, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर से ही मिली पूछा था। तो आप उसको उत्तराखंड के उससे भी ऐड कर सकते हैं, या फिर कैलिफोर्निया के फॉरेस्ट फायर से भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी रिसेंट हुआ है, अभी वो आग जल ही रही है। तो आप उसको कह सकते हैं कि एक फेनोमेना है जो रिसेंट ईयर्स में बढ़ गई है। तो करंट से लिंक करने पे क्वेश्चन जो है वो आपका थोड़ा सा इफेक्टिव लगता है। यहाँ पे भी आपको अगर इन्वायरमेंटल कोई रिपोर्ट्स है, रैंकिंग्स है, वो याद होनी चाहिए। फ्लो चार्ट डायग्राम्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन डिप्लेशन है, इन सब का फ्लो चार्ट डायग्राम इज़ वेरी मस्ट। सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करूँ तो कोई रिसेंट इवेंट ज़रूर आपको याद होना चाहिए। अगर आपके आगे पीछे हुआ है तो आप उसको अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा का पूरा मेंस आंसर राइटिंग के टाइम पे आप किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के अपनी जो उत्तर लेखन की जो शैली है उसको विकसित कर सकते हैं। मेरी उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और मैंने जितनी सारी बातें बताई है वो आप अपने दिमाग में रखेंगे जब आप आंसर राइटिंग करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।